आफ्टरनून टू ऑल। बताइए सर, क्या हमारा टॉपिक कहाँ तक हो गया? सर प्योर इंडक्टिव सर्किट कर रहे थे, मतलब हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं किया था। अच्छा, उससे पहले प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट करा दिया ना? यस सर। ठीक है, तो प्योर रेजिस्टिव हो गया, प्योर कैपेसिटेटिव हो गया, एंड वी वर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, वी वर डीलिंग विद दैट। ठीक है, तो चलो उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर एक ही सर्किट बचेगी, एलसीआर सर्किट, एंड आफ्टर डीलिंग विद दैट एलसीआर सर्किट फिर हम क्वेश्चन वगैरह पे आएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट में आई टोल्ड यू इन द लास्ट टाइम, इन द लास्ट क्लास, कि हमारा एक इंडक्टर ले लो। और इंडक्टर का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक ऐसी कॉइल जिसका रेजिस्टेंस उसके इंडक्टेंस के कंपैरिजन में कम। ठीक है, तो उसको हम इंडक्टर कहते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ से हमने कोई सोर्स ले लिया, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, और इसका ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी है। जैसा कि हम जानते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू वैसे ई नॉट साइन ओमेगा टी के अलावा भी हो सकती है, बट हम जो ईएमएफ डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में वो साइनोसॉइडल ईएमएफ की ही बात कर रहे हैं। तो इसमें करंट कितना होगा? तो मैंने आपसे बोला था कि भाई, जब भी आप कोई इंडक्टर लेंगे एंड व्हेनेवर यू विल चेंज द करंट थ्रू द इंडक्टर। अब करंट क्यों चेंज होगा? तो ऑब्वियस ही बात है कि ईएमएफ को अगर हम देखें तो ये जो ईएमएफ है वो खुद वेरी कर रहा है, बिकॉज इट इज साइनोसॉइडल ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। व्हेन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ वेरीज, तो अनडाउटेडली इसमें जो करंट है वो भी वेरी करेगा। जब ईएमएफ वेरी करेगा तो करंट भी वेरी करेगा, और करंट वेरी करेगा तो बेसिकली इंडक्टर के अंदर ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और उस ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन इस तरह से एडजस्ट होगी सच दैट इट विल अपोज द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। मतलब जिस कॉज ने उसको अपोज करा है उसी कॉज को वो क्या करेगा, उसी कॉज को वो अपोज करेगा जिस कॉज ने इसको इंड्यूस करा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉज क्या है? तो दिस इज द वेरिंग करंट इज द कॉज फॉर द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन दिस केस। तो ये वेरिंग करंट को ही अपोज करेगा, and to oppose this an EMF will induce in the inductor opposite to the flow of current. तो मुझे इस पूरे लूप में I'll get two EMF. One is the EMF of the source and another would be the EMF that will be induced in the inductor. तो आप लिखेंगे E minus of LDI by dt. Sir, where from you have got this LDI by dt? तो remember induced EMF की value in the case of self induction, ये induced EMF जो होता है वो minus of LDI by dt होता है। ठीक है, यहाँ पर L का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, di by dt इज द रेट ऑफ चेंज, और माइनस साइन आपको पता ही है कि क्यों लगा है, अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, बिकॉज ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा सच दैट इट विल अपोज द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। तो इसीलिए यहाँ पर एक माइनस साइन भी है। तो ई माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी दिस विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि किसी भी गिवन लूप में द सम ऑफ ऑल द ईएमएफ और द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस ड्रॉप विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। तो E को हम कितना लिख सकते हैं? तो E को हम लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी। यहां से मैंने बोला था कि विल फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट निकालने के लिए विल राइट दिस एज डी आई, और इसको हम लिख सकते हैं E बाई एल डी टी, वेयर E को हम कैसे लिख सकते हैं? E कैन बी रिटन एज इक्वल टू E नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी बाई एल डी टी, एंड आई विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर कोई लिमिट हम नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कितनी देर में करंट, तो किसी भी इंस्टेंट किसी भी ड्यूरेशन का ये करंट हो सकता है। तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट टेकिंग एनी लिमिट इन दिस केस। तो यहाँ पर जो करंट है वो किसी भी गिवन इंस्टेंट में उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी आई का इंटीग्रेशन आई, और इस वाले टर्म में ई नॉट साइन ओमेगा टी एल वाले टर्म में आपको समझ में आ रहा है कि ई नॉट इज द मैक्सिमम पॉसिबल ईएमएफ दैट कैन इंड्यूस। तो ये तो कांस्टेंट है, इंडक्टेंस की वैल्यू एल है, ये बाहर कर दो। तो किसको इंटीग्रेट करोगे? यू विल जस्ट इंटीग्रेट साइन ओमेगा टी डी टी। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो वी कैन इवन राइट दिस एज आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट बाई ओमेगा एल। कॉस ओमेगा टी को आपको मैंने बोला था कि कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ ओमेगा टी।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि सर sin 90 plus theta is also cos theta, then why are you writing sin 90 minus theta? Why you didn't write sin 90 plus theta instead of writing sin 90 minus theta? भाई आपने sin 90 minus theta क्यों लिखा? sin 90 plus theta भी तो cos theta होता है, तो why are you not writing sin 90 plus theta? Why are you writing sin 90 minus theta in this situation? तो उसका रीजन है सर, ये जो बाहर माइनस एक और आया हुआ है ना, ई नॉट ओमेगा एल से पहले देखो एक और माइनस साइन है। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन को मुझे हटाना है, एंड इन ऑर्डर टू रिमूव दिस नेगेटिव साइन मुझे एक और नेगेटिव साइन लाना पड़ेगा ताकि वो नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए वी आर राइटिंग दिस एज साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी। सर इससे फायदा क्या होगा, देखो माइनस ऑफ ई नॉट ओमेगा एल, ये जो टर्म है आपका साइन, इसमें आप क्या करिए, इसमें आप इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, मतलब पाई बाई 2 और माइनस ओमेगा टी में इफ विल टेक माइनस कॉमन तो ये ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब साइन का जो एंगल है, ये अगर दिस इज द एंगल ऑफ द साइन, तो ये जो है ये निगेटिव है। ठीक है, मतलब साइन का निगेटिव एंगल का साइन की बात हो रही है, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इफ इट रिप्रेजेंट्स एंगल तो उस एंगल की निगेटिव वैल्यू का साइन लेना है आपको। और हमें मालूम है कि साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब मैं इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ ई नॉट बाई ओमेगा एल, एंड दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। सही है, यहां तक लिख सकते हैं बच्चों, ये कर लिया था, तो ये कर लिया था, कर लिया था। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं, चूंकि हम लोग ये कर चुके हैं, आपने याद नहीं दिलाया, खैर चलो रिवाइज हो गया, तो इसको हम फाइनली अब ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एंड दिस माइनस विल मल्टीप्लाई एंड दिस विल बिकम प्लस। तो इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। दिस इज द इक्वेशन फॉर द करंट। अब प्रॉब्लम ये है कि सर व्हाट इज दिस ई नॉट बाई ओमेगा एल, व्हाट दिस टर्म रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो इस टर्म का क्या रिप्रेजेंटेशन है, इसको देखने के लिए फिर से वही काम हम करेंगे कि विल कंपेयर दिस अबव इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेजिस्टर। अगर आप रेजिस्टर वाली इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, रेजिस्टर वाली इक्वेशन क्या थी सर, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ रेजिस्टिव सर्किट, जो आपने रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा है उसके इक्वेशन के साथ अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं, तो सिंपली ये जो वो इक्वेशन क्या थी, तो इसको मैं लिख देता हूं एक बार, ई नॉट बाई आर टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी थी। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सर जो काम यहाँ पर रेजिस्टेंस का है ऑफ द रेजिस्टर, वही काम यहाँ पर ओमेगा एल का है फॉर द इंडक्टर। इसका मतलब आर यू ट्राइंग टू से दैट कि द ओमेगा एल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट? यस, ओमेगा एल जो है यहाँ पर वो क्या चीज है, तो दिस इज द रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। सर आपको मैंने पहले ही बोला है कि बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट वेरी कर रहा है, तो चूंकि ऑल्टरनेटिंग करंट बेटा वेरी कर रहा है, तो वेरिंग करंट को अगर आप पास करोगे थ्रू द इंडक्टर तो उसके अंदर सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना होगा, एंड सेल्फ इंडक्शन होगा तो वही वो उस कॉज को ही अपोज करेगा जिस कॉज ने उसको इंड्यूस करा है। और यहाँ पर कॉज क्या बन रहा है, तो कॉज इज द वेरिंग करंट। तो ऑब्वियस ही बात है सर, ऑब्वियस ही बात है कि जब भी आप वेरिंग करंट पास करेंगे थ्रू द इंडक्टर, तो इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर उस करंट को अपोज करेगा, and this property of the inductor by virtue of which it opposes the flow of alternating current, इस प्रॉपर्टी को या इस चीज को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। जैसे कैपेसिटर में वी कॉल इट एज कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, वैसे ही इसको हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, वेयर एक्सएल इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। भाई इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट भी ओम होती है बेटा। इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी यूनिट क्या होती है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी यूनिट ओम होती है, बिकॉज इसका भी वही काम है
जो रेजिस्टेंस का काम है, इसका भी काम है ऑब्स्ट्रक्शन का, इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी काम है ऑब्स्ट्रक्शन का। ठीक है, एक्सेल को फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेल ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय f into L, is where f is what, तो f is the frequency of alternating current। ये जो ये f होगा या ओमेगा होगा, that would be the frequency for the alternating current which is being passed through the inductor। और इसको फर्दर आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो एक्सेल है, that is the inductive reactance, that will vary with the frequency linearly and the graph will be a straight line। क्योंकि दोनों अगर आप देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। 2 पाई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। आप ये कह सकते हैं ना कि एक्सेल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्सेल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बिकॉज सर कैसे प्रोपोर्शनल, बिकॉज 2 पाई इज अ कांस्टेंट टर्म और इंडक्टेंस फॉर अ गिवन इंडक्टर इज आल्सो अ कांस्टेंट टर्म। तो इसलिए इसका जब ग्राफ लोगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज आपका जो एक्सेल है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, हेंस द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखो इस बात को अगर मैं यहां रख दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि I इज इक्वल टू वॉट, ई नॉट बाई एक्सएल। ई नॉट बाई एक्सएल का मतलब हो गया, इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा एल इन दिस केस, आई कैन राइट इट एज ई नॉट बाई एक्सएल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। एक्सएल का काम मैंने क्या बताया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन शॉर्ट आप इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं अपने लिए। तो अगर ईएमएफ को इफ यू डिवाइड इट बाय रेजिस्टेंस, चाहे वो रेजिस्टेंस किसी फॉर्म में हो, आइदर इट बी इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन बोथ द सिचुएशन, ये जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, करंट मिल जाएगा। और करंट वुड बी इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट दैट यू विल गेट इन इंडक्टिव, सॉरी इन एन इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। अच्छा, इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ आपने लगाया था वो कितना था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और ये जो है सर आपका इंडक्टर के अंदर जो आपका करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई इस केस में मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर करंट ईएमएफ को लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद द करंट इन दिस केस, इज इट लीडिंग द ईएमएफ or is it lacks EMF? So lags the EMF. सर लैग कर रहा हूँ। लैग कर रहा है कितने एंगल से, वही पाई बाय 2 के एंगल से। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं इंडक्टिव सर्किट में, इन इंडक्टिव सर्किट वी कैन क्लेम दैट करंट लैग्स EMF बाय पाई बाय 2, मतलब फेज डिफरेंस इन दिस केस इज पाई बाय 2। और कौन पीछे चल रहा है, तो करंट पीछे चल रहा है सर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ईएमएफ अपने मैक्सिमम पर होगा तो उस इंस्टेंट पे करंट जीरो पे होगा। जब ईएमएफ अपने जीरो पे होगा तो करंट अपने मैक्सिमम पे होगा, मतलब पीछे चलेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका साइनोसॉइडल कर्व बनाऊं, अगर मैं इसका वेव फॉर्म दिखाऊं, वेव फॉर्म, तो वेव फॉर्म कैसा दिखेगा। अगर आप ईएमएफ के लिए मान लीजिए कि यू आर टेकिंग दिस रेड ग्राफ फॉर ईएमएफ, रेड वेव फॉर्म फॉर ईएमएफ, तो करंट के लिए यहां से शुरू नहीं करना, जब ये जीरो होगा तो करंट विल बी एट इट्स नेगेटिव वैल्यू, पीछे चल रहा है ना पाई बाय 2 से, तो जब ये जीरो है तो ये अपने नेगेटिव मैक्सिमम पर है। उसके बाद जब ये ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इट विल बिकम जीरो। फिर जब ईएमएफ जीरो होगा तो ये पॉजिटिव मैक्सिमम पर होगा, फिर ऐसे आएगा, इस तरह से ये चलेगा। इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट्स ईएमएफ एंड दिस रिप्रेजेंट्स करंट। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर कुछ नोट करना हो तो। Yes, sir, done. ठीक है, इफ इट्स डन देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि सर इसी को अगर मैं फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ फेजर। फेजर मैंने आपको बताया था कि अगर इसी केस में ईएमएफ और करंट को इफ आई हैव टू शो बाय वेक्टर्स, बाय ड्राइंग वेक्टर्स, तो आप क्या करेंगे सर, आप फेजर के फॉर्म में इस तरह से शो करेंगे। तो क्या शो करेंगे आप शो करेंगे कि भाई आपका जो करंट है और जो ईएमएफ है उन दोनों में लैग आ रहा है। तो पहले आप ईएमएफ ड्रॉ कर दीजिए, ईएमएफ के लिए आप ये फेज एंगल कह सकते हैं ओमेगा टी, और आपका जो करंट होगा इस केस में दैट वुड बी लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो ये आपका करंट हो गया एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो याद क्या रखना है सर, याद रखना है कि इन कैपेसिटर करंट लीड्स बाय पाई बाय 2 एंड इन इंडक्टर और इन द केस ऑफ इंडक्टर current lags by pi by 2. This is what you have to remember.
और ये सब इसलिए याद रखना है कि बिकॉज वी हैव टू डील विद द एसी सर्किट, और एसी सर्किट में इसकी जरूरत है अभी, सॉरी एसी सर्किट कह रहा हूँ, एलसीआर सर्किट। Done, sir. तो ये सब बातें समझ में आ डन गई? सर। वेरी गुड। तो यहाँ तक आई होप कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए कि भाई क्या करना होता है, कैसे करना होता है। बाय द वे, व्हेन डू यू हैव योर मिड टर्म? यस सर। तो शायद नवंबर में। शायद मिड ऑफ नवंबर में होगा ना। एंड द सिलेबस फॉर द मिड टर्म इज स्टिल एसी, राइट? यस सर। तो वी हैव नो इशू विद द सिलेबस आई गेस। चलो ठीक है, क्योंकि ये तो सितंबर का मंथ है। एसी में मैथ्स में एक और क्लास होगी शायद, तो एसी कंप्लीट हो जाएगा, तो सिलेबस का तो इशू नहीं होगा शायद आप लोगों को, या है? सर मुझे एक चीज पूछी थी। सर मैंने सुबह निष्कर्ष सर को मतलब क्योंकि अब आने वाले हैं मिड टर्म्स, तो वापस से प्रैक्टिस शुरू कर दी है। कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे जिसमें डाउट था, क्या उन्होंने आपको भेज दिए थे? डाउट के लिए आई थिंक कुछ अलग लोग हैं शायद। सर डाउट के लिए आई थिंक दे हैव डिफरेंट टीचर्स who will deal with the doubt. I don't know, I am not sure because I haven't got the अच्छा your सर। doubt yet, right? ओके तो वो they will decide के who will take up your doubts and all, तो वही लोग आपको बेहतर बता पाएंगे। ओके ठीक है, हाँ भाई बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सर हमारा, ये प्योर सर्किट हो गया, है ना। प्योर सर्किट में क्या था? प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। रेजिस्टर के केस में करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर के केस में करंट लैग्स ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ π/2, एंड कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ, बोलो, π/2। ठीक, अब देखो सर, अब फर्दर आगे बात करता हूं। अब जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एलसीआर सर्किट। लिखिए, सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट, आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीरीज एलसीआर सर्किट। देखिए, आपको बात से ही समझ में आ गया होगा, इस पॉइंट से ही समझ में आ गया होगा कि सीरीज एलसीआर सर्किट, अगर मैं सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करूं तो इसका मतलब है कि ऑल द थ्री कंपोनेंट्स वुड बी देयर इन दिस सर्किट। कौन कौन से तीनों कंपोनेंट? तो सर हमारे जो तीन कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? तो एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर, और तीनों सीरीज में होंगे। ठीक है, अब तीनों सीरीज में है अक्रॉस द ऑल्टरनेटिंग सोर्स, इसीलिए इसको हम सीरीज एलसीआर सर्किट कहते हैं। और आपके सिलेबस में सिर्फ सीरीज है, पैरेलल वैरेलल भी हो सकती है सर्किट्स, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो तो आप जब इंजीनियरिंग वगैरह में कोई जाता है तब वो पढ़ता है। खैर अभी तो आपके लिए 12th में बस इतना काफी है, सीरीज एलसीआर सर्किट। अब देखिए, ये मान लीजिए कि ये इंडक्टर है विच विल हैव सम इंडक्टेंस, और इसका जो इंडक्टेंस है लेट दैट बी एल। उसके बाद ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इज सी, एंड देन वी हैव अनदर एलिमेंट विच इज रेजिस्टर, और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस इज आर। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एलसीआर सर्किट, बिकॉज वी हैव एल, सी एंड आर। अच्छा सर, इसके ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एलसीआर नाम दे दिया गया है इसको, पहले एल भी लगा दे तो कोई फर्क नहीं है, और बाद में भी एल लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं है। मतलब इन प्लेस ऑफ एल, इफ यू रिप्लेस एल बाय रेजिस्टर और इंडक्टर को आखिरी में लगा दोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आ जाएगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज इन सीरीज सर्किट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैपेसिटर पहले लगाया, कि इंडक्टर पहले लगाया, कि रेजिस्टर पहले लगाया। अब देखो इसमें खेल क्या है। खेल ये बेटा कि अगर हमने ये एलसीआर सर्किट लिया और इसके अक्रॉस हमने एक सोर्स लगा दिया जिसका ईएमएफ इज गिवन एज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपको मालूम है कि अक्रॉस इंडक्टर वी नो दैट, और अभी हमने देखा है कि इंडक्टर में जो करंट है दैट लैक्स ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ π/2। तो मान लो अगर मैं ये ईएमएफ दिखाता हूं,
तो ये जो आपका करंट होगा वो ऐसे होगा, दिस विल बी ईएमएफ, तो दिस इज करंट एंड दिस इज लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ π/2। कैपेसिटर के केस में उल्टा हो जाएगा कि इफ दिस इज योर ईएमएफ, तो करंट आपका लीड करेगा बाय एन एंगल ऑफ π/2। और मैंने बार बार बोला है कि लीड को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करते हैं और लैग को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करते हैं। एंड इन द केस ऑफ रेजिस्टर वी नो दैट कि आपका जो ईएमएफ है और जो आपका करंट है, दे विल बी इन द सेम फेज, देयर वुड बी नो फेज डिफरेंस। ठीक है, अब एक बात तो ऑब्वियस है कि बेटा जब करंट फ्लो करेगा तो एज लॉन्ग एज दिस इज सीरीज सर्किट, तो करंट इन ऑल द एलिमेंट्स वुड बी सेम। क्या बोलते हो बच्चों? भाई सीरीज Yes, का sir. हर जगह एक ही मतलब होता है, Yes, सीरीज मतलब sir. यही होता है कि करंट डिवाइड नहीं होगा, चाहे वो कोई सी भी सर्किट हो, चाहे वो कोई सी भी सर्किट हो, करंट डिवाइड नहीं होगा एज लॉन्ग एज इट इज इन सीरीज। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो सर करंट तो सब में सेम होगा, करंट में कोई इशू नहीं है, करंट वुड बी सेम। तो सबके अक्रॉस कुछ वोल्टेज का भी ड्रॉप होगा। नाउ द पॉइंट इज कि सबके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो इंडक्टर के अक्रॉस अलग वोल्टेज का ड्रॉप होगा, बिकॉज करंट इज सेम but the inductive reactance for inductor will be different from capacitive reactance of capacitor and it will be different from resistance of the resistor। तो देखो करंट सेम है बट बिकॉज सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इसलिए आपका जो वोल्टेज का ड्रॉप है अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस सर्किट दैट विल आल्सो बी डिफरेंट। ठीक है, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे इंडक्टर के अक्रॉस इफ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस अगर मुझे ईएमएफ निकालना हो किसी भी इंस्टेंट पे, तो मैं इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ लिख सकता हूं। ये ऊपर एल लिख रहा हूं जानबूझ के, कंफ्यूज मत हो जाना, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इंडक्टर के अक्रॉस लिखें तो ये हो जाएगा आई मल्टीप्लाइड बाई एक्सएल। भाई वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू आर। इंडक्टर का आप रेजिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे, एक्सएल, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा बेटा, जिस इंस्टेंट पे करंट मैक्सिमम होगा, आपको नहीं लगता कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर विल आल्सो बी मैक्सिमम? नहीं है। जिस इंस्टेंट पे करंट मैक्सिमम होगा, देखो ये जो है आपका, ये तो किसी भी इंस्टेंट का वोल्टेज ड्रॉप है ना बेटे। हर इंस्टेंट पे वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, जरूरी है क्या? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज तो हर टाइम पे चेंज हो रहा होता है। Yes, बालक, sir. ठीक है, दैट विल चेंज, ऑफ कोर्स दैट विल चेंज एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये तो किसी भी इंस्टेंट पे आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द इंडक्टर दैट इज गिवन बाय आई एक्सएल। तो अगर मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर लिखा जाए तो क्या मैं इसको आई नॉट एक्सएल लिख सकता हूं बेटे? हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह से बेटा सब क्या क्रॉस लिखते हैं। अगर हम कैपेसिटर का क्रॉस लिखें किसी भी इंस्टेंट पे तो क्या लिखेंगे, आई मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज एक्सी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखा जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू लिखा जाएगा आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्सी। इज इट क्लियर? इसी तरह से रेजिस्टर के लिए लिखें तो रेजिस्टर के लिए तो कोई बड़ी Yes, बात ही sir. नहीं है सर। रेजिस्टर के अक्रॉस अगर हम लिखें तो रेजिस्टर के अक्रॉस आई इंटू आर, तो इसके अक्रॉस हम लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू वुड बी इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर। देखो तीनों एलिमेंट के अक्रॉस जो हमारे वोल्टेज के ड्रॉप है वो हमें दिख रहे हैं। अब मैं इंटरेस्टेड हूं टू फाइंड द नेट वोल्टेज ड्रॉप एट एनी टाइम या मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 3 एलिमेंट्स। फिर से मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं, मैं अब इंटरेस्टेड हूं टू फाइंड द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप। मुझे मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। तो अब मैक्सिमम वोल्टेज अगर ड्रॉप चाहिए तो मैं क्या करूं? देखो अगर ये सिर्फ रेजिस्टर का क्रॉस हो रहा होता तो हम सिंपली क्या करते थे, याद करो, अगर एक से ज्यादा रेजिस्टर है, मान लीजिए एक रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है, एक से ज्यादा रेजिस्टर है, इसमें R1 रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, यहां से करंट गया, तो हम क्या कहते थे, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, और सिंपली हम क्या करते थे भाई, नेट
निकालने के लिए v1 प्लस v2 सिंपली ऐड कर लेते थे ऐड कर दीजिए। यस सर। ना। बट यहाँ पर जो बेटा आपका जो ये वोल्टेज है दैट इज नॉट द डीसी, इट इज एसी वोल्टेज। और एसी वोल्टेज की इक्वेशन में क्या आता है बेटा, तो याद करोगे साइन ओमेगा टी वाले वोल्टेजेस हम पढ़ रहे हैं, तो इसके इक्वेशन में क्या आएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी आएगा। और साइन ऑफ ओमेगा टी को सिंपली ऐसे ऐड आप नहीं कर सकते, समझ रहे हो। साइन ओमेगा टी को आप सिंपली ऐड नहीं, समझ आई बात। साइन ओमेगा टी को आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे सर, तो क्या करेंगे सर, इसीलिए तो फेजर पढ़ा था सर हम लोगों ने कि बिकॉज जहां पर हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते और ये क्वांटिटीज में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आ रही है, जैसे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसको हम ऐड करने के लिए क्या करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ एडिंग इट डायरेक्टली व्हाट वी डू, वी रिप्लेस दीज वैल्यूज ऑफ ईएमएफ एंड करंट बाय फेजर्स, मतलब वेक्टर्स। और उन वेक्टर्स को ऐड जैसे हम करते हैं वैसे कर लें तो हमें नेट ईएमएफ या नेट करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। क्या मतलब हुआ सर, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ दीज फेजर्स ऑफ वोल्टेज, क्योंकि हमें वोल्टेज फाइंड करना है, नेट वोल्टेज। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको अगर मैं यहां पर दिखा दूं, ध्यान से सुनना, तो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। तो हमें एक बात मालूम है कि सर रेजिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज ऐसे है तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता था। तो रेजिस्टर का जो आपका वोल्टेज का वेक्टर है, जो फेजर या वेक्टर आपने ड्रॉ किया फॉर द वोल्टेज, वही वेक्टर तो करंट के लिए भी होगा ना रेजिस्टर के केस में। यस सर। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो, इन द केस ऑफ इंडक्टर करंट लीड करता है या लैग करता है? सर लैग करता है। लैग करता है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि इन द केस ऑफ इंडक्टर अगर हम वोल्टेज देखें अक्रॉस द इंडक्टर तो दैट विल लीड द वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज पूछ लें। ये इंडक्टर क्या होगा सर, आपको आपने ये कैसे कर दिया सर, तो देखिए जिधर ये मान लो अगर ये रेजिस्टर और वोल्टेज से रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में है तो इधर ही करंट भी है। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इंडक्टर का वोल्टेज देखें तो वो तो लीड करेगा ना, और कितने एंगल से लीड करेगा, π/2 से। नहीं आया, आ गया सर। सो लेकिन इंडक्टर का वोल्टेज तो लैग करता है, उसका तो करंट लैग करता है। इंडक्टर में हाँ करंट लैग करता है इसीलिए वोल्टेज लीड कर रहा है। इसी तरह से अगर हम कैपेसिटर में देखें तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज लैग करेगा। तो वोल्टेज लैग करने का क्या मतलब हुआ, वोल्टेज ऐसे लैग करेगा भाई, और कितने एंगल से, तो ये भी π/2 से। तो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और ये भी कितना होगा सर, π/2। समझ में आई बात। तो हाउ मेनी वेक्टर्स वी आर हैविंग इन दिस केस बेटा, सो 3। कितने वेक्टर्स हैं, अनडाउटेडली देयर आर 3 वेक्टर्स राइट। तो 3 वेक्टर्स हैं यहां पर। अब ये 3 वेक्टर को हमें ऐड करना है, एंड हाउ विल ऐड दीज 3 वेक्टर्स, लेट अस अंडरस्टैंड। ये 3 वेक्टर्स हम कैसे ऐड करेंगे इसको देखते हैं। तो अगर आपको याद हो थोड़ा सा वेक्टर, तो वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चलो पहले इतना नोट कर लो आप, तब मैं वेक्टर का थोड़ा ज्ञान दूं आप लोगों को। डन सर। डन सर। ठीक है भाई, अगर सबने नोट कर लिया तो सुनो, वेक्टर के केस में हम करते क्या थे, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि वेक्टर व्हाट डू वी डू इन द केस ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर के केस में हम करते ये हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी पॉइंट पे 2 वेक्टर एक्ट कर रहे हो, और ये एक वेक्टर है ये दूसरा वेक्टर है, एंड दे आर एक्टिंग सच दैट दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। मतलब ए और बी क्या है, तो ए एंड बी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इस केस में अगर रिजल्टेंट लिखा जाए, मतलब इन दोनों का सम लिखा जाए, तो यू कैन सिंपली राइट इट एज A-B। इसीलिए तो बेटा जब आप यहां से इधर से फोर्स लगा दो 10 न्यूटन का और इधर से फोर्स लगा दो 20 न्यूटन का, तो व्हाट डू यू डू, इन दोनों का फोर्स निकालने के लिए क्या करते हो आप, -10। सिंपली सब्ट्रैक्ट ही तो करते हो, और तो कुछ नहीं करते। क्यों करते हो, बिकॉज बेटा वेक्टर्स जब भी ऑपोजिट होंगे तो आप सिंपली उसको क्या कर सकते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों ऐसा सर, क्योंकि ऑपोजिट का मतलब ये हुआ कि द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। वेक्टर को
अरे यार, वेक्टर को ऐड करने का जो मेथड है वो ये है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, थीटा क्या चीज होता है? दो वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ पर दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? तो दैट इज 180 डिग्री। अब यहाँ पर चूंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो क्या करोगे आप? तो आर की वैल्यू आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos ऑफ 180 डिग्री। जब cos 180 की वैल्यू पुट करोगे तो cos 180 होता है माइनस ऑफ 1, मतलब आर की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और cos 180 इज -1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2ab। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? a माइनस बी। तो ये डायरेक्टली आप ये काम कर सकते हैं। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ देखिए अब ये क्यों बताया। आप अगर ध्यान से देखें तो दिस वन, that is the voltage across the inductor and the voltage across the capacitor, they obviously are on the same line. See it, दोनों 90-90 से, इस रेड वाले वेक्टर से दोनों 90-90 के एंगल पे हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब है कि एक ही लाइन पे है, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। इसका मतलब आई कैन रिप्लेस दीज टू बाय अ सिंगल वेक्टर। ठीक है, इन दोनों को हमें एक वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं बाय सिंपली टेकिंग द सम एज द डिफरेंस ऑफ दीज टू। क्या मतलब सर? ये वाला E नॉट एल और E नॉट सी, दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड एंड अलोंग द सेम लाइन। तो जब भी दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो एक ही लाइन पर, तो उसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं? तो उसको हम सिंपली सबट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब हम इन दोनों को सिंपली सबट्रैक्ट करके ऐसे लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू E नॉट एल माइनस ऑफ E नॉट सी, ये लिख सकते हैं। और ये वाला जो आपका E नॉट आर है, ये एज इट इज रहेगा, दिस इज E नॉट आर। और कितने एंगल पे रहेगा? तो अनडाउटेडली 90 डिग्री पर। ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। यहां तक क्लैरिटी है? अब इन दोनों का फाइनली रिजल्ट निकाल लो। तो अब मेरे पास अल्टीमेटली आई हैव टू वेक्टर्स, E नॉट एल माइनस ऑफ E नॉट सी इज वन ऑफ द वेक्टर एंड E नॉट आर इज अनदर वेक्टर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद क्लास 11 में पैरेललोग्राम लॉ। तो उस पैरेललोग्राम लॉ का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो द डायगोनल ऑफ दीस टू विल बी इक्वल टू द E नॉट। नहीं समझ में आई बात? जब दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर का टेल किसी पॉइंट Yes, पे sir. कोइंसाइड कर रहा हो, तो उस केस में अगर हम पैरेललोग्राम का डायगोनल ले लें तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। याद आ रहा है? Yes, sir. नहीं आया तो पूछ लो भाई, शर्माओ नहीं। अच्छा, इस केस में आप ये कह सकते हो कि सर व्हाई डिड यू राइट E नॉट L माइनस ऑफ E नॉट C, व्हाई यू डिडंट राइट E नॉट C माइनस ऑफ E नॉट L? तो मैं आपसे कहूंगा कि आप वो भी कर सकते हैं, बट इट विल मेक नो डिफरेंस। Either you subtract voltage across capacitor from inductor or you subtract voltage across inductor from the voltage across capacitor, आपकी मर्जी। EL को EC से सबट्रैक्ट करो या EC को EL में से सबट्रैक्ट करो, उससे कोई फर्क आपके फाइनल रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो देखो क्या आएगा। अब अल्टीमेटली आई एम हैविंग ओनली टू वेक्टर्स एंड दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बेटा यहाँ पर थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कितना है? 90. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ So 90. 90? तो यहाँ पर जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है, ऑफ कोर्स इट्स 90। तो आपका जो ये E नॉट आएगा, दैट इज द maximum value of EMF in this circuit, that would be equal to what? So this will be equal to E naught L minus of E naught C का whole square plus of E naught R का whole square। ठीक है, जिसको आप फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, देखें E naught, this can even be written as equal to E naught L, that is the voltage across the inductor। और E naught L को मैंने क्या लिखा था अभी देखें, आप लोग अगर पीछे देखेंगे तो आपको याद आएगा, this was written as I naught XL। और यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? I naught XC का होल स्क्वायर प्लस ऑफ इसको हम क्या लिख सकते हैं? I naught R का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे क्वांटिटी को अगर आप देखो तो I naught यू कैन टेक एज कॉमन, पूरे में से भी कॉमन ले सकते हैं, बट अभी फिलहाल तो मैं यहां दिखा देता हूं। ये समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? XL माइनस ऑफ XC द होल स्क्वायर प्लस ऑफ I naught स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R का स्क्वायर। इस पूरे में से I naught को कॉमन ले लो तो रूट से बाहर चला जाएगा, एंड व्हेन इट विल बी आउट ऑफ द रूट इट विल बिकम सिंपली I naught।
तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं द मैक्सिमम करंट दैट यू विल गेट इन दिस सर्किट, LCR सीरीज सर्किट, that will be equal to E naught divided by XL minus of XC का whole square plus of R square. This is the formula that you have to keep it in your mind. ये नोट करिए, आगे बताता हूं। Done, sir. Done, sir. ठीक है, अब देखिए यहां पर जो आपने ये लिखा है अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट ऑफ XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर जो आपने लिखा है, दिस is or this can be considered obviously as the net resistance of this circuit. मतलब LCR सर्किट का ये क्या है, देखो XL is inductive reactance, XC is capacitive reactance, R is the resistance। तो इसको आप कह सकते हो कि अल्टीमेटली ये नेट रेजिस्टेंस है, इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है। तो इसको कहा जाता है Z से रिप्रेजेंट भी करते हैं, इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। इसको हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को आप एक तरीके से समझ सकते हो कि नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इम्पीडेंस। क्लियर है? तो Z का मतलब इम्पीडेंस है सर। क्लियर? किताबों में एक चीज बनाई जाती है जिसको इम्पीडेंस ट्रायंगल कहते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे होता है, तो देखो ये मान लो कि दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर रेजिस्टर। ये अगर रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है तो आपका जो इंडक्टर या कैपेसिटर के नेट वोल्टेज आएगा वो इसके इससे कितने एंगल पे आया था, देखो पीछे 90 डिग्री पे था या नहीं था भाई। आपने ये जो बनाया था तो ये रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज था और ये ऐसे था, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था या नहीं था बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मतलब उस 90 को अगर मैं इधर शो कर दूं तो ये रेजिस्टर है, सॉरी, उस 90 को अगर मैं इधर शो कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, EL माइनस ऑफ EC। ठीक है, तो अगर मैं एक थर्ड साइड ले लूं तो ये थर्ड साइड आ जाएगा यहाँ पर, दिस वुड बी द थर्ड साइड। क्लियर है? कोई तकलीफ? हाँ ना बोलो? No, sir. पक्का? तो अब देखिए एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर परपेंडिकुलर है एंड दिस इज द बेस, तो कैन आई क्लेम दिस हैज टू बी द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो होगा दैट वुड बी द Yes, sir. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीस टू बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या लिख सकते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप इसको लिख सकते हो EL माइनस ऑफ EC का होल स्क्वायर और ER का स्क्वायर, यही तो कर सकते हो ना? ठीक है, Yes, sir. अगर मैं इसमें से I को मैं कैंसिल आउट कर दूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं XL माइनस ऑफ XC, और ये R अगर कह दूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Z इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर विच इज R का स्क्वायर, दिस वुड बी द इम्पीडेंस। इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल का नाम देते हैं, बस ऐसे ही है भाई, इसको बस याद रखिए कि ये इम्पीडेंस ट्रायंगल कहलाता है। अगर इस तरह से अगर मैं इम्पीडेंस ट्रायंगल मतलब अगर नेट रेजिस्टेंस अलोंग द इंडक्टर एंड कैपेसिटर और रेजिस्टर का अगर मैं ट्रायंगल के फॉर्म में शो कर दूं तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्लियर? और ये जो एंगल यहां पर फॉर्म कर रहा है, ये एंगल, ये फाई, ठीक है, मान लो इस एंगल को फाई, तो यहां पर इस एंगल में आप लिख सकते हैं tan ऑफ फाई। tan ऑफ फाई कैन बी रिटन एज फॉर दिस ट्रायंगल tan ऑफ फाई आप लिख सकते हैं XL माइनस ऑफ XC डिवाइडेड बाय R। समझ में आ रही है बात? यहां पर इस फाई को हम एक और नाम दे सकते हैं, फाई कैन आल्सो बी कॉल्ड एज फेज एंगल ऑफ इंपीडेंस, या दूसरे शब्द में आप कह सकते हो फेज एंगल ऑफ नेट EMF ऑफ द सर्किट, नेट EMF ऑफ सर्किट। ये सर्किट का जो नेट EMF आएगा उस नेट EMF का जो फेज एंगल होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय tan फाई। अब इसका अपना एक मतलब भी है, यहां पर ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए कि किसी सर्किट में LCR सर्किट ही अगर है
बट अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, मतलब एलसीआर सर्किट है उसमें तीनों कंपोनेंट, बट इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, तो ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा? तो ये सर्किट कैपेसिटेटिव सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा। नहीं आई बात समझ में? मेरी बात समझे भाई? तीनों एलिमेंट हैं, बट जैसे अगर मान लो तीन दोस्त हैं, लेकिन एक जो है ना वो सब पे हुक्म चलाता है, वो डोमिनेंट है, तो सब किसकी मानेंगे? उसी की मानेंगे ना जो डोमिनेंट है। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब एलसीआर सर्किट का बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा कैपेसिटेटिव सर्किट का बिहेवियर होगा। यार कुछ तो बोल लो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज स्टिल एलसीआर सर्किट, बट अगर मान लीजिए कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो जीतेगा कौन? इंडक्टर। तो एक्सएल अगर एक्सी से ज्यादा है तो इस सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा? कैपेसिटेटिव बोल दिया था क्या मैंने गलती से? नहीं सर। पता नहीं, खैर फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक्सएल अगर एक्सी से ज्यादा है तो ये सर्किट एलसीआर सर्किट ही है, बट इसमें डोमिनेंट कौन होगा? इंडक्टर। मतलब दिस सर्किट विल बिहेव एज इंडक्टिव सर्किट। इसका क्या मतलब सर? क्या बकवास करना चाह रहे हो? क्या इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा? इसका मतलब यह है कि इस सर्किट में जो करंट होगा दैट विल लैग बाय ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। नहीं आई बात समझ में? वैसे ही जैसे इंडक्टर में करंट लैग नहीं करता बेटा, इंडक्टर में करंट लैग करता है लीड करता है? लैग करता है। तो अगर एक्सएल एक्सी से Lag बड़ा हो करता गया है। तो इस एलसीआर सर्किट में भी जो नेट करंट आएगा वो ईएमएफ से लैग करेगा बाय एन एंगल ऑफ π/2। ये मतलब है इस सर्किट के इंडक्टिव बिहेवियर का। If XL is greater than XC, circuit will behave as inductive circuit. कौन सर्किट? LCR सर्किट। LCR सर्किट will behave as इंडक्टिव सर्किट। LCR सर्किट कैसे बिहेव करेगा? इंडक्टिव सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। समझे या नहीं समझे? पहले ये बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, अब अगर sir. XC ग्रेटर हो जाए XL से तो क्या मतलब होगा? अब सर्किट कैसे बिहेव करेगी? तो LCR सर्किट विल बिहेव, कंडक्टिव हाँ सर्किट की तरह। LCR सर्किट विल बिहेव एज कैपेसिटेटिव सर्किट। अच्छा क्या मतलब हुआ इसका? इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि नेट करंट जो अब होगा सर्किट में दैट विल लीड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम ये। जैसे कैपेसिटर में करंट लीड करता है वैसे इस सर्किट में भी करंट लीड करेगा। कितने एंगल से? बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और अगर सर इसमें ऐसा हो जाए थर्ड केस एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए, ठीक है, तो ये सर्किट कैसे बिहेव करेगी? रेजिस्टिव सर्किट की तरह। रेजिस्टिव सर्किट क्या मतलब? मतलब इस केस में देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। करंट और ईएमएफ के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। नोट करें सर। Done, sir. Done, हो गया sir. बच्चों? Yes, sir. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि कब कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये कहानी है एलसीआर सर्किट की। एलसीआर सर्किट का बेसिक मतलब ये है कि सर जिसमें एल सी और आर तीनों सर्किट एलिमेंट आर कनेक्टेड इन आपके लेवल पे
इज ओनली कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब तीनों एलिमेंट है और तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, उस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है जिसको हम नाम देते हैं इम्पीडेंस का, दैट इम्पीडेंस वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, और इससे अगर ट्रायंगल बना दें तो दैट ट्रायंगल वुड बी कॉल्ड एज इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, अब इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं इस एलसीआर सर्किट की और कहानी समझाऊं, उससे पहले विल सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हो सकते हैं आपके मिड टर्म में। तो देखिए सर, इस इनके फॉर्मूले पे बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल हो सकते हैं। देखो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी गंदी रहती है, जो इसमें जो कैलकुलेशन आएगी वो थोड़ी सी खराब सी कैलकुलेशन आएगी। अगर अच्छा डेटा दे दे तो अच्छी कैलकुलेशन हो सकती है, बुरा सा डेटा दे तो बुरी कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं आपको यहाँ पर, कि आपसे बोला सर कि एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस इज 50 ओम, एंड इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस आपको गिवन है 20 बाई पाई हेनरी। ठीक है, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है दैट इज गिवन एज 5 बाई पाई माइक्रोफराड। आपसे कहता है कि ऑल द थ्री आर कनेक्टेड अक्रॉस इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ वोल्टेज V इक्वल टू 230 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। आपको मेरी बात समझ में आई कि these three circuit elements are connected in series। ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं? Are connected in series across source of 230 volt and 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी हो गई और 230 वोल्ट उसका वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में सिंपली कहता है कि फाइंड इंपीडेंस ऑफ सर्किट। इस सर्किट का आपको क्या निकालना है? इंपीडेंस निकालना है। ठीक है सर, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes. तो अगर समझ आ गया तो सॉल्व करके बताइए। कर रहे हैं आप लोग सॉल्व? Yes, sir. ठीक है, कोशिश कीजिए।
चलिए सर, सबसे पहली बात तो ये कि इम्पीडेंस जो मैंने आपसे बोला है, तो इम्पीडेंस यू नीड टू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इम्पीडेंस। तो मैंने आपसे बोला था So सर, XL इम्पीडेंस इज minus XC वेरी गुड, एक्सएल whole माइनस ऑफ square एक्ससी plus द R होल square स्क्वायर प्लस ऑफ under आर स्क्वायर। तो यस, so in this case what I have to find out the first is XL and the value of XC, because what the value is given for inductor and capacitor is not this inductive reactance or capacitive reactance given। जो है वो क्या given है, inductance given है और capacitance given है, बट इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको गिवन नहीं है। तो आपको क्या करना है, यू विल हैव टू फाइंड omega L आउट। put करेंगे और इंडक्टिव 2 pi रिएक्टेंस F कैसे फाइंड put कर करेंगे? देंगे ओमेगा की जगह। बिल्कुल सही, ओमेगा एल, और ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पाई एफ। अच्छा, 2 पाई एफ क्यों पुट करना पड़ेगा? बिकॉज यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 50 हर्ट्ज व्हिच इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी, इट इज नॉट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी में कुछ भी नहीं मेंशन है तो दैट इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एल। अब यहाँ क्या लिख लीजिए, 2 पाई एफ की वैल्यू जो आपको गिवन है वो 50 है, एंड एल एल आपको गिवन है 20 अपॉन पाई। तो दिस पाई एंड दिस पाई विल गो। तो ये एक्सेल की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 200 इज इट 200 और 2000? yes sir 2000 इट वुड बी 2000, है ना। यूनिट क्या होगी? तो अनडाउटेडली यूनिट इज ओम। इसी तरह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा सी मतलब 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो 2 पाई एफ सी लिखिए, तो 1 अपॉन 2 पाई एफ की वैल्यू क्या लिख दीजिए, एफ की वैल्यू फिर से वही 50 हर्ट्ज लिख दीजिए। तो एफ इज इक्वल टू ये 50, और इसको आप कितना लिख लेंगे आप, 2 पाई इंटू 50 इंटू 5 अपॉन 5। है ना। तो एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सी की वैल्यू हो जाएगी 5.25। तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सी की वैल्यू, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 500। नहीं 500, 1 अपॉन 500 आएगा ना। अच्छा, ये माइक्रो फैराड भी था, एक मिनट सुने। Yes, sir. कैपेसिटिव कैपेसिटेंस इज इन माइक्रो फैराड, तो इसको 10 टू द पावर माइनस 6 से भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 टू द पावर माइनस 6। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी की जगह आप क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप लिख दीजिए यहाँ पर 50। ठीक है, इंटू कैपेसिटेंस इज 5 अपॉन पाई, एंड दिस इज माइक्रो फैराड, तो 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, तो ये 10 टू द पावर 6 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 500 कीजिए। तो 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 500 अगर आप करेंगे तो इट विल अगेन कम टू, you will again get this value also as 2000। ठीक है, ओम, क्लियर। तो आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखना है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस लिख लिया आपने, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख लिया। तो इंपीडेंस लिखना है, तो इंपीडेंस की जगह आप लिख दीजिए, तो 2000 माइनस ऑफ 2000 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि दोनों 2000 आया, तो 2000 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस ऑफ आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो इंपीडेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 50। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस। नोट करिए इसको, एक दो और सवाल करते हैं। Done, sir. भाई इसको इरेज कर रहा हूं। Yes. यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, यहाँ पर एक इंडक्टर है, यहाँ पर अमीटर, और यहाँ पर रेजिस्टर। XC is equal to 4 ohm, XL is equal to 4 ohm, R is equal to 45, obviously ohm, and source का voltage is 90 volt। आपको बताना रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर।
रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो अनडाउटेडली वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है और एमीटर करंट को मेजर करता है। तो रीडिंग क्या होगी, वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग बताना है आपको। पहली बात तो ये समझो कि एमीटर क्या मेजर करता है। डज इट मेजर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और इट मेजर्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट? कैन यू टेल मी, कैन यू मेक अ गेस? भाई एमीटर करंट जो मेजर करता है ठीक है, बट यहां पर अगर आप एमीटर की बात करें, बिकॉज एसी में जो वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती है, तो एसी के मैक्सिमम वैल्यू को मेजर करता है एमीटर, या इट मेजर्स द आरएमएस वैल्यू? व्हाट डज इट मेजर? So RMS. यस, इट मेजर्स आरएमएस वैल्यू। इसीलिए आपको आरएमएस वैल्यू डिफाइन करा गया था। हमेशा याद रखिए कि इट मेजर्स आरएमएस वैल्यू। अमीटर जो है आपका, वो एसी की आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, मैक्सिमम वैल्यू को मेजर नहीं करता। पहली बात। अब आते हैं सर दूसरी बात पे। दूसरी बात ये कि सर ये वोल्ट मीटर लगा देने से कंफ्यूज मत हो जाना, एमीटर लगाने से कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो आपका कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर है, अभी भी ये तीनों के तीनों एलिमेंट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। भाई वोल्ट मीटर एमीटर लगाने से कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये जो तीनों एलिमेंट है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में ही। तो इसका मतलब इट इज स्टिल द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स, दैट इज एलसीआर। तो इसका अगर हमें करंट चाहिए तो पहले तो हमें इंपीडेंस चाहिए, और इंपीडेंस हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको एक्सएल एक्सी इन सब की वैल्यू गिवन है। तो एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी, तो सीधा सीधा 4 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना? प्लस ऑफ कितना, प्लस ऑफ 45 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 45 का स्क्वायर विल बी सिंपली इक्वल टू 45 ओम, दिस विल बी द इंपीडेंस। अब आपको चाहिए करंट, तो करंट की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? आई आर एम एस लिखेंगे। जानबूझ के यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये आप एमीटर से क्या मेजर करते हैं, आई आर एम एस वैल्यू। तो आई आर एम एस विल बी इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाई द इम्पीडेंस। ठीक है, ई आर एम एस की वैल्यू क्या होगी, 90। मैंने आपसे बोला था ना कि जब भी कोई वोल्टेज की वैल्यू गिवन हो एसी के केस में, या करंट की वैल्यू गिवन हो एसी के केस में, तो उस वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट को आप क्या मानेंगे, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू कितना है, 90। 90 डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस कितना, 45। तो कितना आ जाएगा करंट, 2 2. एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा? तो देखो, वोल्ट मीटर इन दो पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो इसके वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो क्या होगी? तो जो वोल्टेज का नेट ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस इंडक्टर और कैपेसिटर, वही तो वोल्ट मीटर रीड करेगा। ये इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, इस बात को ऐसे समझो। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इसके अक्रॉस ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। दिस इज द वोल्ट मीटर विच इज कनेक्टेड अक्रॉस दीज टू। तो अगर मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप है V1, इसका अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप है V2, तो वोल्ट मीटर विल रीड द नेट पोटेंशियल ड्रॉप विच इज V1 प्लस V2। ठीक है, अब हमें मालूम है कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप आप लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? तो इन दोनों का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? तो देखो, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो वोल्ट मीटर रीड करेगा भाई कि इन दोनों के अक्रॉस नेट वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ, और इन दोनों के अक्रॉस नेट वोल्टेज के लिखने के लिए क्या करोगे? तो भाई अगर सिर्फ इंडक्टर होता तो आप लिखते आई इंटू एक्सएल, अगर सिर्फ कैपेसिटर होता तो आप लिखते आई इंटू एक्स सी। जब इंडक्टर और कैपेसिटर हो, दोनों सीरीज में हो, तो आप नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेगमेंट विल बी रिटन एज इक्वल टू एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय आईआरएमएस। आपको बोला गया कि ये 4 ये भी 4, तो 4 माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय आईआरएमएस जो भी आया है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। समझे? Yes, sir. Yes, sir. एक और सवाल, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक्स पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये नोट कर लें आप लोग। तो Done, sir. देखिए,
एक क्वेश्चन ये कि आपका जो रेजिस्टर है इन द सर्किट 12 ओम है, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको गिवन है 14 ओम, इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस गिवन है 0.1 हेनरी, आर ज्वाइंट इन सीरीज। फिर से कहा जा रहा है ये तीनों के तीनों कैसे कनेक्टेड है, आर ज्वाइंट इन सीरीज, अनडाउटेडली दे आर ज्वाइंट इन सीरीज, ठीक है, ज्वाइंट इन सीरीज एंड प्लेस्ड अक्रॉस अ 200 वोल्ट, और इसके अक्रॉस जो आपने सप्लाई लगाई है वो 200 वोल्ट है, अक्रॉस 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ठीक है सर, आपको बताना क्या क्या है, तो यू हैव टू फाइंड आउट पहला करंट इन द सर्किट, दूसरा जो आपको बताना है द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो पहला पार्ट तो आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट यू विल सॉल्व, सेकंड पार्ट मैं सॉल्व कर लूंगा। और इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि टेक पाई इज इक्वल टू 3, अप्रोक्सीमेटली आप पाई को कितना ले लें, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि पाई को आप कितना मान लिया करें, 3 मान लें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए टेक पाई, द वैल्यू ऑफ पाई एज 3। कर रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
हो गया बच्चों? भाई पहली बात तो है कि दो चीज तो आपको गिवन है, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस आप कैसे निकालेंगे? तो एक्सएल की वैल्यू होती है सर ओमेगा एल। ओमेगा एल को आप लिख सकते हैं 2 पाई 2 एफ pi. मल्टीप्लाइड बाई एल, है ना। अब 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एल अगर आप करेंगे तो 2 विल बी 2 पाई, क्यों बोला मैंने, अप्रोक्सीमेटली 3 ले लीजिए, इनटू एफ विच इज द फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज गिवन एज 50, इनटू एल। एल की वैल्यू आपसे बोला गया 0.1। ठीक है, तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस एज 30 ओम। तो आपका जो इम्पीडेंस आएगा इस केस में, दैट इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू, मैंने बोला था एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर कर लो, तो 30 माइनस ऑफ एक्ससी इज 14, तो 30 माइनस 14 का होल स्क्वायर, 30 माइनस ऑफ 14 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ कितना, प्लस ऑफ 12 का स्क्वायर। ये सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। सर रूट में 268 आ रहा है। जी बच्चों, कितना आया ये वैल्यू? सो ये वैल्यू 400 आई, अंडर रूट में 400 आ रहा है। वेरी गुड, ये 400 आएगा। 30 माइनस ऑफ 14 विल बी 16, so 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144। तो मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो 256 प्लस ऑफ 144 आएगा। इसका मतलब है ये 400 आएगा, और 400 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 20 आएगा। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 करंट की वैल्यू एम्पियर। आ जाएगी सर, आपकी वोल्टेज 200 है, आप डिवाइड बाय 20, दिस विल बी इक्वल टू 10 एम्पियर। ये कौन सा करंट निकला है, मैक्सिमम या आरएमएस? सर आरएमएस। आरएमएस आरएमएस। ठीक है, अब इसके दूसरे पार्ट ऑफ द सवाल पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में आपसे क्या बोला है कि दे आर आस्किंग यू द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज के फेज बीच का फेज एंगल का क्या मतलब? तो अभी मैंने आपको एक बात बताया था कि आप देखिए, मैंने आपसे एक बात बोला था कि ये जो है आपका, अगर ये वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर है तो इसी डायरेक्शन में करंट भी होता है। अभी बताया था आपको, अगर आप याद करें तो। यस और ये सर। मैंने आपसे बोला था कि दिस विल बी ई नॉट एल माइनस ऑफ ई नॉट सी, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा, आई टोल्ड यू दैट द रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस, ये ऐसे। और ये जो एंगल बनाएगा ना इसके साथ, उसी को हम फेज एंगल का नाम देते हैं, दैट इज फाई। और वो मैंने इंपीडेंस ट्रायंगल में आपको दिखाया था कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, दिस विल बी फाई। और इस फाई को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो आपसे मैंने बोला था tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी, अभी बताया था, देखो पीछे तो आपको दिख जाएगा कि tan फाई, मैंने बताया था कि tan फाई की वैल्यू क्या होती है, तो एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी होती है डिवाइडेड बाई आर। तो वही जो फाई है ना, दैट फाई इज द फेज एंगल। मैंने उसमें कहा था ना कि दिस इज द फेज एंगल ऑफ द नेट ईएमएफ। तो चाहे नेट ईएमएफ का फेज एंगल बोला जाए, या नेट ईएमएफ का फेज एंगल विद द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर बोला जाए, या नेट ईएमएफ का फेज एंगल करंट के साथ बोला जाए, तीनों का एक ही मतलब है। या तो सिंपली नेट ईएमएफ का फेज एंगल कह दे, या नेट ईएमएफ का फेज एंगल विद द ईएमएफ ऑफ द रेजिस्टर कह दे, या नेट ईएमएफ का फेज एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ करंट कह दे, तीनों का एक ही मतलब होगा। और वो आप क्या लिखेंगे? तो वो आप लिखेंगे tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी डिवाइडेड बाय आर। और एक्सएल और एक्ससी आप लोगों ने कैलकुलेट करा हुआ है, तो एक्सएल की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है दैट वाज 30, और एक्ससी आपको ऑलरेडी गिवन है 14, एंड आर आपको ऑलरेडी गिवन है शायद 12। ठीक है, यही तो गिवन है शायद, डेटा यही है मेरे हिसाब से। तो ये 16/12, तो 16/12 का क्या मतलब हो गया? 4/3।
तो इसका मतलब है फाई की वैल्यू क्या tan होगी, inverse 4 फाई by की वैल्यू 3. होगी tan इनवर्स 4/3। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो जब भी फेज एंगल बोले, नेट ईएमएफ का फेज एंगल हमेशा इस तरह से सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा शायद आप लोगों ने। Yes, sir. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। बेसिकली रेजोनेंस का मतलब होता है कि वो कंडीशन ऑफ एलसीआर सर्किट जिसमें जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में, दैट वुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल करंट। भाई वो कंडीशन जिसमें करंट फ्लोइंग थ्रू द एलसीआर सर्किट विल बी द मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम का ये मतलब नहीं कि देखो वैसे तो आपका एसी हर वक्त चेंज होता है, तो चेंज होके वो मैक्सिमम पे पहुंचता ही है, बट हर मैक्सिमम की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूं कि किसी एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट 10 एम्पियर है, उसी एलसीआर सर्किट में थोड़ा सा और मैंने कुछ वेरिएशन किया तो मैक्सिमम करंट जो है 10 के बजाय 12 पे चला गया। ठीक है, तो इसी तरह से और थोड़ा कुछ चेंज किया तो वो 14 पे चला गया, है ना। और कब करंट बढ़ सकता है, तो ध्यान से समझो भाई। आपको मालूम है द मैक्सिमम करंट दैट विल फ्लो इनटू द एलसीआर सर्किट इज रिटन एज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, जिसको आपने इंपिडेंस बोला था। अनडाउटेडली बेटा जितना आप इंपिडेंस को घटाएंगे, इंपिडेंस ऑफ द सर्किट को जितना आप घटाएंगे, उतना करंट ज्यादा फ्लो करेगा सर्किट में। और इंपिडेंस को जितना आप बढ़ाएंगे, करंट जो होगा सर्किट में वो उतना कम हो जाएगा। मानते हो मेरी बात? भाई इंपिडेंस को Yes, आप sir. जितना कम करोगे उतना करंट बढ़ेगा, और इंपिडेंस को जितना बढ़ाओगे उतना करंट घटेगा। तो एक्चुअली में अगर आप चाहते हो करंट को बढ़ाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपिडेंस को कम करना पड़ेगा। अब देखो इंपिडेंस को कम करना ये नहीं है कि मतलब जो रेजिस्टर आपका उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, आप कैपेसिटर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस को चेंज कर देंगे, ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते, मतलब चेंज हो जाएगा, लेकिन इस बात को समझो कि चेंज करने का मतलब ये है कि उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी ही। ठीक है, देखो इस बात को समझो कि इंपिडेंस को मिनिमम कब कर सकता हूं मैं। मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये वाला जो टर्म है एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी वाला टर्म, ये जीरो हो जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं हो सकता ना ही इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो हो सकता है, ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस जीरो हो सकता है। ये तीनों इंडिविजुअली जीरो नहीं हो सकते। बट एक्सएल माइनस एक्ससी है, तो एक्सएल माइनस एक्ससी मतलब एक्सएल और एक्ससी का जो डिफरेंस है उसको जीरो किया जा सकता है। और एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस कब जीरो हो सकता है सर, जब दोनों बराबर हो जाए। तो क्या सर ये पॉसिबल है कि बराबर हो जाए? यस, ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? इसलिए पॉसिबल है कि एक्सएल हो या एक्ससी हो, दोनों ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर हो जाए, तो एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जब एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या रह जाएगा, रेजिस्टेंस। तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल करंट तब फ्लो करेगा उस सर्किट में। आप मेरी बात समझे? बेटा एक Yes, बार हाँ sir. ना बोल दो, नहीं समझे तो मैं फिर से बकूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आमना इंसिया एंटीशा। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि अगर किसी भी सर्किट में, एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस को मैं मिनिमम कर दूं, तो करंट मैक्सिमम पॉसिबल करंट फ्लो करेगा भाई। और इंपीडेंस को मिनिमम करने का तरीका क्या है, तो इंपीडेंस को मिनिमम करने का तरीका ये है कि एक्सएल माइनस एक्ससी जीरो हो जाए, यही पॉसिबल काम हो सकता है। वरना तो इंडिविजुअल वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, है ना। हाँ, डिफरेंस जीरो हो सकता है। तो रेजोनेंस का मतलब होता है बेटा कि व्हेन एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्ससी। अभी मतलब मैं लिखा दूंगा, पहले समझो। रेजोनेंस अचीव करने के लिए एक्सएल शुड बिकम इक्वल टू एक्ससी। मतलब ये हो गया कि ओमेगा एल शुड बिकम इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एल सी, या ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। ये वो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू है जिस पर आपको एक्सएल एक्ससी बराबर हो जाएंगे और उसका डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और इस वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कौन सा फ्रीक्वेंसी कहते हैं बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे रेजोनेंस कंडीशन अचीव हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई एफ आर, लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर लिखा जाए तो इसको लिखा जाता है 2 पाई एफ आर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, या इसको हम लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। समझ में आई बात? इस अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सोर्स की इतनी हो गई तो आपका एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा और मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा उस एलसीआर सर्किट में, और इसी कंडीशन को हम रेजोनेंस का नाम देंगे। और इस केस में जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू ई नॉट बाई आर। इसका मतलब इस केस में सर्किट वैसे ही बिहेव करेगी जैसे रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करता है। मतलब जैसे रेजिस्टिव सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, तो करंट किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ रेजिस्टेंस, रेजिस्टर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस केस में भी एलसीआर सर्किट विल ओनली बिहेव लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट, जिसका करंट सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ऑफ दैट ऑफ द रेजिस्टर। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि इस केस में आपका जो करंट है और जो वोल्टेज है वो दोनों क्या होंगे? तो दोनों सेम फेज में होंगे। कैसे होंगे बेटा? सेम फेज में। तो इसमें लिखें पहले, रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट में लिख लें in the resonance condition of LCR circuit, in the resonance condition of LCR circuit, in the resonance condition of LCR circuit, current flowing through the circuit is maximum. Current flowing through the circuit is maximum. In the resonance condition of LCR circuit, current flowing through the circuit is maximum. Current flowing through the circuit is maximum. And the resonance condition is achieved, and the resonance condition is achieved, resonance condition is achieved when, resonance condition is achieved when, resonance condition is achieved when inductive and capacitive reactance, inductive and capacitive reactance, inductive and capacitive reactance becomes equal. Inductive and capacitive reactance becomes equal. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। Done, sir. Okay, so अगर if it's done then आ जाए यहीं तक। Rest will discuss in the next class. ठीक है?